सभी को सादर नमस्ते। जैसा कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम एनसीटी आईटअप की तैयारी के लिए हमारा जो संधि प्रकरण है, हम आज उसको अच संधि के विषय में कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में और उसके प्रकारों के विषय में और संधि कैसे करते हैं, संधि का विच्छेद कैसे होता है, विग्रह इत्यादि के विषय में आज हम महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। जिस प्रकार से जैसे कि संधि प्रकरण है तो उसमें क्या है कि संधि शब्द की व्युत्पत्ति कैसे होती है। तो संधि शब्द की व्युत्पत्ति में सम उपसर्ग, जो हमारे 22 उपसर्ग हैं उनमें से एक सम उपसर्ग है, उस सम उपसर्ग पूर्वक दुधाए धातु के ञकार का और ढा और उकार का लोप होने के बाद धा ऐसा रूप बनता है। फिर उससे एक सूत्र लगता है उपसर्गे धोह की। ठीक है, तो उस सूत्र से क्या होता है कि उस सूत्र से की प्रत्यय हो जाता है, की प्रत्यय का विधान होता है। तो की प्रत्यय का विधान हो जाता है तो यहाँ पर संधि ऐसा रूप सिद्ध हो जाता है। अच्छा ठीक है, हमने संधि ऐसा रूप तो सिद्ध कर लिया बस, पर हमें इस संधि शब्द से क्या तात्पर्य क्या है। ठीक है, तो तात्पर्य में क्या लिखते हैं, वर्णानाम सम्मेलनम संधि, अर्थात वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं। ठीक है, वर्णों के मेल को ही संधि कहते हैं, अर्थात दो वर्णों के परस्पर मेल को संधि कहा जाता है। ठीक है, आचार्य पाणिनि अपनी अष्टाध्यायी में संधि को संहिता से अभिहित किया है, जिसका लक्षण है परः सन्निकर्ष संहिता, अर्थात वर्णानाम अतिशयिता सन्निधि संहिता संज्ञा। संहिता क्या होती है, देखो संहिता होती है कि वर्णों की अत्यंत सामीप्यता। तो आप देखोगे वर्णानाम अतिशयिता संधि अर्थात वर्णों की अतिशय अर्थात निकटतम होने पर ही क्या है, संहिता ऐसा होता है। और संहिता संज्ञा किस सूत्र से होती है, तो परासन्निकर्ष संहिता। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं संधि कार्य की नित्यता के विषय में एक श्लोक कहा गया है। वो श्लोक क्या है, आप इसको याद रखें तो अत्यंत उपकारी होगा आप सभी के लिए। तो संहिता के लिए क्या श्लोक है, संहितैक पदे नित्या धातुपसर्गयोः नित्या समासे वाक्ये तु सा विवक्षामपेक्षते। अर्थात एक पद में, अगर यदि एक पद है अखंड पद में, अर्थात जिसका खंड नहीं हुआ, जिसके टुकड़े नहीं हुए, वैसे एक पद में, ठीक है, संहिता नित्य रूप से विद्यमान रहती है। ठीक है, समझे। तो धातु और उपसर्ग में तथा समास में संहिता नित्य होती है। धातु और उपसर्ग में देखिए धातु होती हैं, जैसे भू धातु और क्री धातु, गम धातु, ऐसी जो धातु होती हैं उन सब में संहिता नित्य रूप से विद्यमान रहती है। और उपसर्ग में भी संहिता नित्य रहती है, जिस प्रकार से प्रा प्रा अपशम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंगनी अधि अपि प्रति परिशु। इस प्रकार से जो उपसर्ग हैं हमारे 22, उनमें क्या है, नित्य से संहिता होती है। समास में संहिता नित्य रूप से विद्यमान रहती है। ठीक है, समास जब हम करते हैं तो उसमें क्या है, संहिता नित्य रूप से विद्यमान रहती है। जैसे राज्ञः पुरुषा राजपुरुषा, इसमें संहिता नित्य रूप से विद्यमान है। वर्णों की अत्यंत सामीप्यता ही है संहिता। और फिर चौथे चरण में इसके क्या कहते हैं, परंतु वाक्य में वक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है, चाहे वह करे या ना करे। अर्थात हम किसी वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर हम संहिता कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जैसे अहम विद्यालयम
आगच्छामि। तो विद्यालयम में जो मकार हलंत है वहां पर हम आगच्छामि इसकी संहिता भी कर सकते हैं, और हमारी इच्छा है तो हम नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो आपको यहाँ तक जैसा मुझे लग रहा है आपको समझ में आ चुका होगा। तो हम आगे चलते हैं। हेलो, हाँ बस बरादरी में 10 मिनट में आ रहा हूँ। तो क्या है कि संधि कार्यम चतुर्विधम भवति, अर्थात संधि का जो कार्य है वो 4 प्रकार से होता है। कैसे? संधि कार्य के 4 भेद हैं। पहला, लोप, किन्हीं वर्णों का लोप होता है। मतलब कुछ कुछ वर्ण ऐसे होते हैं, जैसे दुधाएं एक धातु थी उसमें यकार का लोप हो गया, ढकार का लोप हो गया, उकार का लोप हो गया, इस प्रकार से लोप होता है। ठीक है, और उसमें फिर आगम, कहीं नए वर्णों का आगम होता है, जैसे इट का आगम होता है, सुट का आगम होता है। इस प्रकार से जितने भी होते हैं वो आगम के रूप में गिने जाते हैं। ये यहाँ भी संधि कार्य होता है। फिर क्या है? आदेश, कहीं किसी वर्ण के स्थान पर दूसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है, उसे आदेश कहते हैं। जैसे इक के स्थान पर यण आदेश हो जाता है। प्रकृति भाव, किसी प्रकार का परिवर्तन ना होना, उसे प्रकृति भाव कहते हैं। यथावत विद्यमान रहना। संधि के जो भेद हैं, संधि के मुख्य रूप से 3 भेद बताए गए हैं। स्वर संधि जिसे अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि जिसे हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। ठीक है, भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी के अनुसार वो मास्टर को भी चाहिए था, वो एक मास्टर को भी था ना, वो कौन? भट्टोजी दीक्षित के सिद्धांत कौमुदी के अनुसार संधि 5 प्रकार के होते हैं, जैसे अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि। ठीक है, इसलिए इस प्रकरण को पंच संधि प्रकरण भी कहा जाता है। ठीक है, पंच संधि प्रकरण इसका नाम इसलिए पड़ा है कि इसमें 5 संधियों का समागम है। परंतु अगर हम सूक्ष्मता से देखें तो प्रकृति भाव संधि और स्वादि संधि को हम अच संधि और हल संधि के अंतर्गत ही इसकी गणना कर लेते हैं। ठीक है, फिर क्या है, हमें आगे आता है आचार्य वरदराज, अर्थात वरदराज आचार्य जो वरदराज जी हैं, उनके द्वारा जो लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की गई है, उन लघु सिद्धांत के अनुसार प्रकृति भाव संधि को अच संधि में ही गृहीत किया गया है और स्वादि संधि को विसर्ग संधि में ही गृहीत किया गया है। इस प्रकार आचार्य वरदराज ने 3 प्रकार के संधियों का ही वर्णन किया है। ठीक है, तो पहले हम अच संधि को देखेंगे। ठीक है, अच संधि में क्या है कि अच संधि प्रकरण, अच संधि में हमें पहली संधि है यण संधि। यण संधि का जो विधायक सूत्र होता है वो है इको यणची, अर्थात जो ये संहितायाम लिखा है वो क्या है, संहिता के अधिकार में हमारी अष्टाध्यायी जो पाणिनि जी के द्वारा विरचित है, आचार्य पाणिनि जी के द्वारा, उन्होंने कुछ अधिकार जो है बहुत दूर दूर तक चलाए। तो वैसे ही हमारा जो है संहितायाम, इस सूत्र का अधिकार हमें इको यणची इस सूत्र में मिलता है। ठीक है, तो क्या है कि इकः षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है और यण प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है और अचि सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, तो क्या कहता है इसका, अगर हम अर्थ देखें तो इकः स्थाने यण आदेशो भवति अचि परतः संहितायाम विषये, अर्थात इक के स्थान पर, इक के स्थान पर, इक के स्थान पर यण आदेश होता है, परंतु कब? अच वर्ण यदि पर में हो, अच प्रत्याहार वर्ण
यदि पर में हो, संहितायाम के विषय में अर्थात संहिता के अधिकार में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एरो लगा करके कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि ई के स्थान पर यकार आदेश होता है, उ के स्थान पर वकार आदेश होता है, और री के स्थान पर रकार आदेश होता है, और री के स्थान पर लकार आदेश होता है। ठीक है, तो ये सब आदेश होते हैं, और अच के परे रहते। ठीक है, अच यदि पर में होगा तो ये आदेश होंगे। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, सुधि प्लस उपास्य शुद्ध्युपास्य है, इकार के स्थान पर यकार हो गया है। ठीक है, मधु प्लस अरि मध्वरी। ठीक है, उकार के स्थान पर वकार आदेश हुआ है। धात्री प्लस अंसा, ऋकार के स्थान पर रकार आदेश हुआ है। लृ प्लस आकृति, लृ के स्थान पर ला आदेश हुआ है। इस प्रकार से लाकृति ऐसा रूप बनता है। ठीक है, थोड़ा मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अयादि संधि का जो विधायक सूत्र है वो है एचो यवायावः। ठीक है, एचो यवायावः का विच्छेद होगा एचः अयवययावः। ठीक है, एचः षष्ठी विभक्ति प्रथमान्तं रूपमिदम्, अयवयावः इति प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपमिदम्। अस्तु, अहं मध्ये मध्ये संस्कृतेन अपि वदामि, यतोहि बहवः हिन्दी अपि न जानन्ति, तथापि अहं संस्कृतेन अपि वदामि। एचः स्थाने अय अव आय आव इत्येते आदेशाः यथासङ्ख्यं भवति अचि परे संहितायाम्। अस्तु, अत्र वदति एचः स्थाने इत्युक्ते एच् एकः प्रत्याहारः अस्ति, तस्य स्थाने इत्युक्ते ए स्थाने अय भवति, ओ स्थाने अव भवति, ऐ स्थाने आय भवति, औ स्थाने आव भवति। क्रमशः आदेशाः भवन्ति यदि अच् वर्णाः परे भवति तर्हि। अस्तु, यथा सांख्यम् अनुदेश समाना इत्युक्ते क्रमशः यथा संख्याः अत्र दत्ताः सन्ति, तैः अनुगुणमेव अत्र क्रमशः आदेशाः करणीयाः सन्ति। अस्तु, उदाहरणरूपेण अत्र दत्तमस्ति हरे प्लस ए इत्युक्ते हरे इत्यत्र एकारः अस्ति, एकारस्य स्थाने अय आदेशः भवति, तर्हि किं भवति? हरये इति रूपं भवति। विष्णोः अस्ति, विष्णोः प्लस ए अस्ति, तदानीम् ओकारस्थाने अव भवति, तदानीं विष्णवे इति रूपं भवति। नै प्लस अकः अस्ति, नायकः इति रूपं भवति। पौ प्लस अकः अस्ति, पावकः इति रूपं भवति। एकनिमेषः, अहं जलं पीत्वा आगच्छामि। अस्तु, वयम् अग्रे गच्छामः। गुणसन्धि अस्ति, संज्ञासूत्रमत्र अस्ति अरेङ्गुणः इत्युक्ते अत एङ् च गुणसंज्ञा स्यात्। गुणसंज्ञा केषां वर्णानाम्? अ, ए, अनन्तरम् ओ, एतेषां वर्णानां गुणसंज्ञा भवति। तदानीं तपरस्तत्कालस्य, तः परो वर्णात् तत्कालस्य एव ग्राहको भवति। इत्युक्ते अत्र अत् इति अस्ति, परञ्च तत्र तकारयोजनं किमर्थम् इत्युक्ते यः अकारः विद्यते अस्य एव रूपस्य ग्रहणं भवति। तः परो वर्णो तत्कालस्य इत्युक्ते यः तस्मिन् काले विद्यते रूपम् इत्युक्ते आकारः, तस्यैव ग्रहणं भवेत्
इति अत्र दत्तमस्ति। गुणसन्धिसूत्रम् अत्र अस्ति। गुणसन्धिविधायकं सूत्रम् अस्ति आदिगुणा आत पंचमी विभक्ति एकवचनान्तं रूपमिदम् अनन्तरं गुणः प्रथमा विभक्ति एकवचनान्तं रूपमिदम्। अस्तु, अस्य अर्थः भवति अवर्णात् अजि परे पूर्वपरयोः स्थाने गुणरूपम् एकादेशो भवति। अस्तु, यतोहि अवर्णात् अचि परे पूर्वपरयोः स्थाने गुणरूपम् एकादेशः भवति। यथा उप प्लस इन्द्रः, अत्र पूर्वपदे विद्यमानमस्ति अकारः, उत्तरपदे आदिमं वर्णमस्ति इकारः, तर्हि उभयोः मेलनेन एकारः भवति। तर्हि पूर्वपरयोः स्थाने इत्युक्ते पूर्व अनन्तरं पर स्थाने एकः आदेशः भवति। तर्हि उपेन्द्रः इति रूपं सिद्ध्यति। गंगा प्लस उदकम् अस्ति, तर्हि गंगा इत्यत्र अन्तिमं वर्णमस्ति आकारः, उदकम् इत्यत्र आदिमं वर्णमस्ति उकारः। तदानीम् उभयोः एकत्र एकः पूर्वपरयोः अनेन सूत्रेण एकः एव अवशिष्यते। तर्हि आकार उकारयोः मेलनेन ओकारः, तदानीं गंगोदकम् इति रूपं सिद्ध्यति। अग्रिमं सूत्रमस्ति उरणरप्रः। उरणरप्रः इत्युक्ते अण ऋकारः, ऋकार के स्थान पर अर तथा लृकार के स्थान पर अल होता है। अस्तु, तर्हि अत्र ऋकार स्थाने अर भवति, अनन्तरं लृकार स्थाने अल भवति। तर्हि कृष्ण प्लस रिद्धि अस्ति, अनन्तरं कृष्ण अकार इकार ऋकार एतेषां स्थाने अर अभवत्, तदानीं कृष्णर्धि इति रूपम् अभवत्। अस्तु, तव प्लस लृकारः अस्ति, तव अनन्तरम् अ लृ एतयोः स्थाने किं भवति अल्, तदानीं तवलकारः इति रूपं भवति। अनन्तरम् अस्माकम् अस्ति वृद्धिसन्धि। वृद्धिसन्धि इत्यत्र किमस्ति वृद्धिसंज्ञासूत्र किमस्ति वृद्धिरादैच् वृद्धिः आत् एच वृद्धिसंज्ञा विधायकानि वर्णानि कानि कानि सन्ति आ ऐ अनन्तरम् औ। अस्तु, तर्हि वृद्धिसंज्ञा विधायकं सूत्रं किमस्ति वृद्धिरेचि इति। तदानीं वृद्धि इत्यत्र प्रथमा एकवचनान्तं रूपम्, एचि इत्यत्र सप्तमी एकवचनान्तं रूपमिदम्। अस्य अर्थः इत्थं बोध्यते अवर्णात् एचि परे पूर्वपरयोः स्थाने वृद्धिरूपम् एकादेशो भवति। इत्युक्ते अवर्णः पूर्ववर्णे भवेत्, पूर्वपदे भवेत्, अनन्तरम् एचिः इत्यत्र एच वर्णः उत्तरपदे भवेत्, तदानीम् उभयोः स्थाने एकः एव अवशिष्यते। यथा कृष्ण प्लस एकत्वम्, अत्र पूर्वपदे अकारः विद्यते, अनन्तरम् उत्तरपदे आदिमं वर्णमस्ति एकारः, तर्हि उभयोः स्थाने एकः पूर्वपरयोः अनेन सूत्रेण ऐकारः एव शिष्यते, कृष्णैकत्वम् इति रूपमेव सिद्ध्यति। द्वितीयमपि उदाहरणम् अत्रैव विद्यते। यथा गङ्गौघः इत्यत्र गङ्गा प्लस ओघः इति अस्ति, तर्हि गङ्गा इत्यत्र आकारः अस्ति, अनन्तरम् ओकारः अस्ति उत्तरपदे, तदानीम् आकार ओकारयोः स्थाने एकः पूर्वपरयोः अनेन सूत्रेण गङ्गौघः इति रूपं भवति।
अस्माकं सिलेबस् मध्ये दीर्घसन्धिः अस्ति। तर्हि दीर्घसन्धिविधायकं सूत्रं किमस्ति? आकाशवर्णे दीर्घः। अस्तु, आकाशवर्णे दीर्घः। अनेन सूत्रेण किं भवति? आकाशवर्णे अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने दीर्घः एकादेशो भवति। इत्युक्ते अकवर्णः अस्ति, यदि पूर्वपदे अनन्तरम् उत्तरपदे सवर्ण अकवर्णः भवेत्, सवर्ण अकवर्णः भवेत्, तदानीम् उभयोः स्थाने एकः एव अवशिष्यते, दीर्घः एकः एव अवशिष्यते। तदानीं किं भवति? उदाहरणं दैत्य प्लस् अरि इति रूपमस्ति। दैत्य प्लस् अरि, दैत्य इत्यत्र अन्तिमः यः अकारः अस्ति, अनन्तरम् अरि इत्यत्र आदिमः यः अकारः अस्ति, तर्हि तयोः स्थाने एकः एव अवशिष्यते, सः दीर्घः। तर्हि दैत्यारि इति रूपं भवति। अनन्तरं श्री प्लस् ईशः इत्यवस्थायां, तर्हि श्री इत्यत्र अन्तिमवर्णः अस्ति ईशः, ईकारः, अनन्तरम् ईशः इत्यत्र आदिमवर्णः अस्ति ई, तर्हि उभयोः स्थाने दीर्घः एकः आदेशः भवति, श्रीशः। तथैव विष्णु प्लस् उदयः इति रूपमस्ति। तदानीं विष्णु इत्यत्र ऊकारः अस्ति, अनन्तरं द्वितीयस्मिन् पक्षे ऊकारः अस्ति आदिमं वर्णं, तर्हि विष्णुदयः इति रूपं भवति। अनन्तरं होत्री प्लस् ऋकारः अस्ति, तर्हि होत्री इत्यत्र अन्तिमवर्णे विद्यमानमस्ति ऋकारः, अनन्तरं ऋकार इति प्रथमः वर्णः अस्ति, आदिमवर्णः रि इति, होत्रिकारः इति रूपं भवति। अस्तु, अस्माकम् अद्य अच्सन्धिप्रकरणं समाप्तमस्ति। यदि केषाञ्चन अपि बालकानां संशयो विद्यते, तर्हि अस्माकं कृते कमेण्ट् माध्यमेन भवन्तः सूचयितुं शक्यन्ते। अनन्तरं ये ITUP NCERT ग्रूप् मध्ये सन्ति, ते ग्रूप् मध्ये अपि स्वस्य संशयाः, समस्याः तत्र वक्तुं शक्यन्ते। अस्तु, धन्यवादः, विरमामि।